माइटोकॉन्ड्रिया क्या होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना किस प्रकार की होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य क्या क्या हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस क्यों कहते हैं। तो आइए इन सब के बारे में फैक्ट जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया जो है ना, जिसे अक्सर क्या कहते हैं, कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, कि खोज सबसे पहले 1857 में फिजियोलॉजिस्ट अल्बर्ट वान कोलिकर ने की थी, और फिर इसको जो है बाद में 1886 में रिचर्ड आल्टमैन द्वारा इसका नाम बायोब्लास्ट रखा गया। 12 साल बाद कार्ल बेंडा ने इसका नाम बदल करके माइटोकॉन्ड्रिया रख दिया। तो अब बताइए कि अगर पूछा जाए कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज सबसे पहले किसने की थी, तो यहाँ पर आएगा कोलिकर का नाम आएगा, ठीक है। फिर अगर पूछा जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया को बायोब्लास्ट किसने कहा था, तो ये आएगा आल्टमैन। और फिर अगर पूछते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया का नाम माइटोकॉन्ड्रिया किसने रखा था, तो यहाँ पर आएगा कार्ल बेंडा, ठीक है। यानी बायोब्लास्ट नाम रखा गया था ना, तो बायोब्लास्ट का नाम बदल करके माइटोकॉन्ड्रिया रख दिया गया, तो यहाँ पर आएगा कार्ल बेंडा। अब देखिए ये कहाँ पाए जाते हैं, तो यहाँ पर जो ये आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, डायग्राम दिख रहा है, ये क्या है, ये एक सेल का है डायग्राम है, सेल ये कोशिका है, और इस कोशिका के अंदर ये वाला जो ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये देखिए ये इसके अंदर होता है, कोशिका के अंदर, ठीक है, सेल के अंदर ये माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। अब इसकी संरचना जान लेते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना किस प्रकार की होती है। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया जो है बहुत ही सूक्ष्म कोशिकांग हैं, जो कोशिका में अधिक संख्या में पाए जाते हैं। ये केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा ही देखे जा सकते हैं। प्रत्येक माइटोकॉन्ड्रिया के चारों ओर लाइपोप्रोटीन की एक दोहरी झिल्ली होती है। इसकी भीतरी परत अंदर की ओर धंसकर कई प्रकार के उभार बनाती है, जिन्हें क्रिस्टी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्रिस्टी किसे कहते हैं, ये जो फोल्डिंग है ना, ये फोल्डिंग बनी हुई है, तह जिसे बोलते हैं, ये है क्रिस्टी। और यहाँ पर जो है जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना, बहुत ही सूक्ष्म छोटे होते हैं, ये आँखों से दिखाई देने वाले नहीं हैं, तो ये केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा ही इनको देखा जा सकता है। और ये दोहरी झिल्ली के बने होते हैं। कौन कौन से, ये बाहरी झिल्ली होती है और ये एक आंतरिक झिल्ली होती है। तो आइए इसको देखते हैं संरचना में। देखिए बाहरी झिल्ली कौन सी है, ये वाली आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है। ये जो बाहरी झिल्ली है इसे कहते हैं आउटर मेम्ब्रेन। तो बाहरी झिल्ली जो होती है ना, वो लगभग 60 से 70 एंगस्ट्रॉम मोटी होती है, और इस परत में प्रोटीन और फास्फोलिपिड होते हैं। छोटे आकार के अणु आसानी से इस झिल्ली से होकर के गुजर सकते हैं। बाहरी झिल्ली में विभिन्न प्रकार के क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं। अब जान लेते हैं कि अंतर झिल्ली स्थान क्या होते हैं, यानी कि इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। जो इंटरमेम्ब्रेन स्पेस है ना, वो देखिए यहाँ का जो भाग है ये वाला, यानी कि ये हो गई आउटर मेम्ब्रेन और ये हो गई इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। तो आउटर और इनर के बीच वाला जो भाग है, ये जो स्पेस है, ठीक है, ये जो भाग है इसे कहते हैं इंटरमेम्ब्रेन स्पेस, यानी कि अंतर झिल्ली स्थान। तो इंटरमेम्ब्रेन जो स्पेस है वो माइटोकॉन्ड्रिया की बाहरी झिल्ली और आंतरिक झिल्ली के बीच का स्थान है, और इसे पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस भी कहते हैं। अब देखिए आंतरिक झिल्ली क्या होती है, इनर मेम्ब्रेन। तो ये जो है इनर मेम्ब्रेन होती है, इसे बोलते हैं आंतरिक झिल्ली। और इस परत में क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखलाओं और एटीपी के संश्लेषण के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये फैक्ट हमको मिल गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो एटीपी संश्लेषण के लिए जो जिम्मेदार होता है वो कौन सी झिल्ली होती है, वो होती है आंतरिक झिल्ली, यानी कि इनर मेम्ब्रेन। अब आगे देख लेते हैं क्रिस्टी क्या होती है। तो अभी जैसे मैंने बताया आपको कि क्रिस्टी जो है क्या होते हैं, फोल्डिंग जो होती है, ये तह, ये होती है क्रिस्टी। आंतरिक झिल्ली में क्रिस्टी की कई तहें होती हैं। ये तहें एटीपी संश्लेषण के लिए सतह क्षेत्र को बढ़ाती हैं। तो ये हो गई क्रिस्टी। अब जान लेते हैं F1 पार्टिकल्स क्या होते हैं। देखिए इनर मेम्ब्रेन तथा क्रिस्टी पर अनेक पार्टिकल्स लगे रहते हैं। इन कणों को F1 पार्टिकल्स या ऑक्सीसोम कहते हैं, और ये एटीपी सिंथेसिस के पुंज हैं जो ऑक्सीकरण व फास्फोरिलीकरण में भाग लेते हैं। कौन से हैं F1 पार्टिकल्स, तो ये जो छोटे छोटे से गोल गोल से बिंदु दिख रहे हैं,
जो गोल गोल स्ट्रक्चर है ये होते हैं F1 पार्टिकल्स, ठीक है। और ये जो हरे हरे दिख रहे हैं ये क्या हैं, ये हैं राइबोसोम, ठीक है। तो ये जो बिल्कुल छोटे छोटे से जो कण गोलाकार रूप से लगे हुए हैं क्रिस्टी के पास, इसे कहते हैं F1 पार्टिकल्स। अब जान लेते हैं मैट्रिक्स क्या होता है। तो देखिए मैट्रिक्स जो है ना जेली लाइक स्ट्रक्चर होती है। ये जो यहाँ पर बीच का भाग है जिसमें ये जेली लाइक स्ट्रक्चर भरा होता है, इसे कहते हैं मैट्रिक्स। आंतरिक झिल्ली के भीतर संलग्न स्थान मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स में क्या होते हैं, सैकड़ों एंजाइम होते हैं और इसके अलावा इसमें टीआरएनए, माइटोकॉन्ड्रियल राइबोसोम और माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए भी होते हैं। अब जान लेते हैं कि इसके फंक्शन क्या क्या हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया का जो फंक्शन है उसमें सबसे पहला है ऊर्जा का उत्पादन। साइट्रिक एसिड चक्र, जिसे अक्सर क्या कहते हैं, क्रेब्स चक्र के रूप में जाना जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी उत्पादन के बहुमत के लिए जिम्मेदार है। माइटोकॉन्ड्रिया वे अंग हैं जो हमारे द्वारा खाए जाने वाले भोजन से रासायनिक ऊर्जा को ऐसी स्थिति में स्थानांतरित करते हैं जिसका उपयोग कोशिका कर सकती है, और इसे ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन के रूप में जाना जाता है। अब देखिए क्रेब्स चक्र क्या होता है। क्रेब्स चक्र को जो है क्या बोलते हैं, साइट्रिक एसिड चक्र के रूप में भी जाना जाता है। क्रेब्स चक्र या टीसीए चक्र माइटोकॉन्ड्रिया में होने वाली प्रतिक्रियाओं की एक श्रृंखला है जिसके माध्यम से लगभग सभी जीवित कोशिकाएं एरोबिक श्वसन में ऊर्जा का उत्पादन करती हैं, और यह ऑक्सीजन का उपयोग करता है और उत्पादों के रूप में पानी और कार्बन डाइऑक्साइड देता है। तो यहाँ एडीपी को एटीपी में परिवर्तित किया जाता है। एडीपी का मतलब एडिनोसिन डाइफास्फेट को एडिनोसिन ट्राइफास्फेट में परिवर्तित किया जाता है, और ये इस प्रकार से कुछ इसका जो है ये डायग्राम होता है। यह है क्रेब्स साइकिल। अब जान लेते हैं कि दूसरा फंक्शन क्या है, कैल्शियम आयनों का भंडारण। कैल्शियम कई जैविक कार्यों के लिए आवश्यक है। उदाहरण के लिए एक कोशिका में कैल्शियम जारी करने से तंत्रिका कोशिका न्यूरोट्रांसमीटर जारी कर सकती है, या अंतःस्रावी कोशिकाएं हार्मोन जारी कर सकती हैं। और कैल्शियम कई कार्यों के लिए आवश्यक है जिसमें मांसपेशियों का कार्य, निषेचन और रक्त जमावट शामिल है। तो कैल्शियम कोशिका के लिए इतना महत्वपूर्ण है कि इसे कड़ाई से विनियमित किया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया कैल्शियम आयनों को इकट्ठा करने और उन्हें तब तक संग्रहित करने में मदद करते हैं, यानी स्टोरेज करने में मदद करते हैं जब तक कि उनकी आवश्यकता होती है। तो दूसरा कार्य क्या है, कैल्शियम आयनों का भंडारण, स्टोरेज। तीसरा है कोशिका की मृत्यु। देखिए अवांछित हानिकारक जो कोशिकाएं होती हैं उसको हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, एपोप्टोसिस कहा जाता है। अब जो है ये एपोप्टोसिस या कोशिका मृत्यु जीवन का एक अपरिहार्य पहलू है, और कोशिकाएं पुरानी या टूटी होने पर साफ हो जाती हैं और नष्ट हो जाती हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया तय करते हैं कि कौन सी कोशिकाएं मरनी हैं। माइटोकॉन्ड्रिया साइटोक्रोम सी का उत्पादन करता है जो कैस्पेस को सक्रिय करता है, जो एपोप्टिक कोशिका मृत्यु में शामिल सबसे महत्वपूर्ण एंजाइमों में से एक है। माना जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया की बीमारी में भूमिका होती है क्योंकि कैंसर जैसे कुछ विकारों में नियमित एपोप्टोसिस में खराबी शामिल होती है। तो इस प्रकार से ये हैं माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन।